केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 1 सॉल्यूशंस। सीबीएसई के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे 2023 तक। टॉपिक 3 हमारा था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस में लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस एंड रॉल्स लॉ। इसमें थ्योरी क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पिछली वीडियो में हमने एक थ्योरी क्वेश्चन किया था जिसमें हमने समझा था रॉल्स लॉ का डेफिनेशन और उसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे। और इस वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द लॉ विच इज स्टेटेड एज फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं सॉल्यूशन फेज नहीं दिया है तो हम समझ जाएंगे सॉल्यूशन फेज की बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा लॉ है? ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22 टर्म 1 के लिए जो था, टर्म 1 में 1 मार्क का क्वेश्चन आया था। तो हमें पता है ये जो हमारे डेफिनेशन है वो रॉल्स लॉ की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, रॉल्स लॉ। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो सिर्फ बी नहीं लिखेंगे, ऑप्शन बी के साथ रॉल्स लॉ भी ऑप्शन लिखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने अच्छे से पढ़ा था इसको, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने देखा था। और एनसीईआरटी भी आप रिवाइज करते रहिएगा क्योंकि उसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोल रहा है? स्टेट रॉल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट्स। हाउ डज रॉल्स लॉ बिकम अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ? ऑल इंडिया 2013 2 मार्क्स का आया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो स्टेट रॉल्स लॉ है, ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ी तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, या आप चाहें तो रॉल्स लॉ 3.1 वीडियो है, आपको प्लेलिस्ट केमिस्ट्री सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यूज केमिस्ट्री 12 सॉल्यूशंस प्लेलिस्ट में रॉल्स लॉ 3.1 की वीडियो मिल जाएगी। आप उसको एक बार देख लीजिएगा, है ना, उसमें अच्छे से इसको बताया गया है। और ये जो सेकंड केस है, हाउ डज रॉल्स लॉ बिकम अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, तो हेनरीज लॉ से कंपेयर करके मैंने जब रॉल्स लॉ समझाया वीडियो 3.1 में, तो हेनरीज लॉ से भी कंपेयर किया था। तो आप एक बार उसको देख सकते हैं सेकंड पार्ट के लिए भी। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। और एनसीईआरटी की आप रीडिंग जरूर करिएगा, उसमें भी इसको अच्छे से समझाया गया है। तो हम शुरू करते हैं। तो रॉल्स लॉ हमारा क्या है? तो वो स्टेटमेंट है जो पिछले क्वेश्चन में, इसी वीडियो के पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25 में जो स्टेटमेंट थी वही थी। और आप ये वीडियो में देख सकते हैं। और एनसीईआरटी में भी उसका एक प्रॉपर फॉर्म लिखा गया है, तो आप उसको प्रॉपर फॉर्म के साथ आगे बढ़िएगा, है ना। अब सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं, हाउ डज रॉल्स लॉ बिकम अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। मतलब रॉल्स लॉ हेनरीज लॉ का स्पेशल केस है। मतलब हेनरीज लॉ में कुछ चेंज करेंगे तो रॉल्स लॉ बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो पहले पार्ट को लिखने के बाद दूसरे पार्ट को लिखने से पहले हम लोग पहले कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास बीकर है, यहाँ भी हमारे पास बीकर है। ये हम हेनरीज लॉ के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ रहे हैं और ये रॉल्स लॉ के बारे में। हेनरीज लॉ में भी 2 कंपोनेंट होता है क्योंकि दोनों लिक्विड सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट 1 है वो गैस है, और गैस क्या है? हमारा सॉल्यूट है। ठीक है, और यहाँ पर सॉल्वेंट लिक्विड है क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशंस है, तो यहाँ सॉल्वेंट लिक्विड है, वो कंपोनेंट 2 है। ठीक है, यहाँ पर जो कंपोनेंट 1 है रॉल्स लॉ में वो भी लिक्विड है और कंपोनेंट 2 भी लिक्विड है। अब सॉल्यूट कौन होगा? तो जो कम मात्रा में प्रेजेंट होगा, और जो ज्यादा में होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बोलता है? तो हेनरीज लॉ बोलता है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा, अब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर सिर्फ गैस बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ P1 होगा, ठीक है, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ P1 क्या होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम प्रेशर की बात करते हैं वो सिर्फ P1 के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉल्वेंट के लिए नहीं बात करते हैं। तो यहाँ जो प्रेशर होगा वो P1 का होगा। ठीक है, तो ये जो गैस P1 का होगा वो P1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? X1 के, है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, क्योंकि यहाँ सिर्फ गैस है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस x1 इन सॉल्यूशन फेज, क्योंकि यहाँ पर कोई वेपर फेज में नहीं बात होती है, तो सॉल्यूशन फेज। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो KH आता है जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये हमारा हेनरीज लॉ है। कंपोनेंट 1 गैस, कंपोनेंट 2 लिक्विड, और P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, गैस का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस का मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज। ये हमारा रॉल्स लॉ के बारे में। तो ये हमारा बीकर है, इसमें जो हमारा कंपोनेंट 1 है और कंपोनेंट 2 है दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। लिक्विड क्या है? वोलेटाइल, वोलेटाइल लिक्विड्स है, मतलब ये अपना वेपर्स बनाएंगे, ठीक है। तो जब ये अपना वेपर्स बनाएंगे तो यहाँ पर जो वेपर होगा सॉल्यूशन का वो क्या होगा? P1 और P2 दोनों से होगा। तो कंट्रीब्यूशन P1 के कारण भी होगी और P2 के कारण भी होगी। तो यहाँ पर जो टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा, है ना, तो उसको बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर। उस लॉ से एनसीईआरटी में गिवन है वो एक लाइन। तो डाल्टन्स लॉ से क्या होता है? टोटल जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर। तो ये हो गया P1 और ये हो गया P2, ठीक है। और ये क्योंकि ये लिक्विड है, गैस नहीं है, तो ये सॉल्यूशन फेज में भी होगा और वेपर फेज में होगा, ठीक है। यहाँ पर जो लिक्विड है वो कहाँ है? सॉल्यूशन फेज में, वेपर फेज में नहीं। वेपर फेज में हम लोग किसका? गैस का प्रेशर नापते हैं, क्या गैस रहती है। पर यहाँ पर जो दोनों कंपोनेंट होंगे वोलेटाइल लिक्विड्स, वो सॉल्यूशन फेज में भी होंगे और वेपर फेज में भी होंगे। ये हमारा वेपर फेज है और ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है? सॉल्यूशन फेज, ठीक है। अब तो ये भी क्या बोलता है? रॉल्स लॉ भी बोलता है कि अगर एक कंपोनेंट कंसीडर करें, ठीक है, चाहे 1 या 2, तो 1 कंसीडर करते हैं क्योंकि यहाँ भी 1 किया था हमने गैस, तो यहाँ 1 करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन सॉल्यूशन फेज x1। तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। तो यहाँ तक तो दोनों सेम है। अंतर कहाँ आएगा? जब इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को चेंज करेंगे तो ये P1 नॉट आ जाएगा, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1, ठीक है। तो जब यहाँ पर लिक्विड 1 लिक्विड 2 नहीं हो, इस बीकर में मान लेते हैं सिर्फ लिक्विड 1 हो, तो वोलेटाइल है तो वो भी अपना वेपर प्रेशर बनाएगा, मतलब वेपर्स बनाएंगे जिनके प्रेशर होंगे। तो उस समय जो मेजर करके प्रेशर आएगा वो प्रेशर क्या होगा? P1 नॉट, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है P1 नॉट। तो ये हमारा रॉल्स लॉ हो गया, ये हमारा हेनरीज लॉ हो गया। अब देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ देखिए P1 इज इक्वल टू KH x1 हेनरीज लॉ और P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 रॉल्स लॉ। यहाँ पर कंपोनेंट 1 लिक्विड है जो वोलेटाइल है, ठीक है, और यहाँ पर कंपोनेंट 1 क्या है? गैस। यहाँ पर हम वोलेटाइल लिक्विड लिख सकते हैं, वोलेटाइल लिक्विड और लिक्विड, और यहाँ गैस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर किसी तरह ये लिक्विड गैस बन जाए, इसका अर्थ क्या है कि इसकी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाए। वोलेटाइल मतलब गैस बनने की, वेपर बनने की क्षमता, ठीक है। तो ये पूरा तो वेपर नहीं बनता है, लिक्विड में भी रहता है, पर अगर ये किसी तरह पूरा का पूरा गैस बन जाए P1, तो ये बिल्कुल यही बन गया ना, क्योंकि लिक्विड टू यहाँ सेम है, ठीक है। और यहाँ पर जो लिक्विड 1 के वेपर प्रेशर है वो लिक्विड 1 के वेपर प्रेशर ये हो गया, क्योंकि अब ये जो लिक्विड है वो पूरी गैस ही बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिक्विड 2 के, यहाँ तो लिक्विड 2 वेपर्स बना रहे हैं, यहाँ पर लिक्विड 2 वेपर्स नहीं बना रहे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ P1 का हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये बना भी रहे होंगे तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ P1 के लिए कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर P2 के वेपर्स भी कंसीडर करेंगे क्योंकि दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। यहाँ पर जो दूसरी लिक्विड है वो वोलेटाइल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर किसी भी केस में हम लोग सिर्फ गैस के वेपर्स कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ गैस के, ठीक है। तो अगर ये पहला कंपोनेंट जो है वो अगर पूरी गैस ही बन जाए तो ये जो लिक्विड इन लिक्विड था वो हो जाएगा गैस इन लिक्विड, और गैस इन लिक्विड तो हेनरीज लॉ बताता है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन एक चीज और, यहाँ पर जो P1 नॉट है फिर ये P1 नॉट नहीं रहेगा, फिर ये KH हो जाएगा। तो पहला अंतर है कंपोनेंट का फिजिकल फॉर्म। रॉल्स लॉ में कंपोनेंट का फिजिकल फॉर्म लिक्विड होता है, ठीक है, पहले कंपोनेंट का, अगर एक कंपोनेंट का ले, और हेनरीज लॉ में एक कंपोनेंट का जो फिजिकल फॉर्म होता है वह गैस होता है, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट का फिजिकल फॉर्म दोनों में लिक्विड होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा डिफरेंस क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जो रॉल्स लॉ होता है उसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट 1 लिक्विड है। और जो हेनरीज लॉ होता है उसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है हेनरीज कांस्टेंट फॉर अ गैस, क्योंकि हेनरीज कांस्टेंट गैस के लिए डिफाइन होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, हमने देखा था, और डिफरेंट गैसेस के लिए सेम टेम्परेचर पे डिफरेंट हेनरीज लॉ कांस्टेंट हो जाएगा।
तो यहाँ पर जो KH होता है वो KH क्या होता है, गैस के लिए डिफाइन होता है। यहाँ P1 नॉट क्या होता है, लिक्विड के लिए डिफाइन होता है, प्योर कंपोनेंट। ठीक है, तो बस यही अंतर है। बाकी जो इसका पहला फॉर्म है कि P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, वो बिल्कुल सेम है। मतलब जो गैस का आपका मोल फ्रैक्शन है और जो गैस का पार्शियल प्रेशर है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो अंदर में इसका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। उसी तरह यहाँ पर भी अगर प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पर इसका जो अंदर में सॉल्युबिलिटी है या फिर मोल फ्रैक्शन है वो बढ़ेगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी को हम लोग मोल फ्रैक्शन में डिनोट करते हैं रॉल्ड्स लॉ में भी। ठीक है, तो यहाँ पर P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, यहाँ भी P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। ठीक है, बस प्रोपोर्शनलिटी साइन में थोड़ा अंतर है। ओके, तो यही है रॉल्ड्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो अगर रॉल्ड्स लॉ के प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, साइन नहीं सॉरी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग बदल दें तो जो रॉल्ड्स लॉ है वो आपका हेनरीज लॉ बन जाएगा। ठीक है, और जो कंपोनेंट 1 है वो बस इतना वोलेटाइल हो जाए कि वो रूम टेम्परेचर पे गैस ही रहे, लिक्विड में एग्जिस्ट ना करे। तो ऐसे आपका रॉल्ड्स लॉ हेनरीज लॉ बन जाता है। तो एक बार थ्योरी में समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हमने स्टेटमेंट लिख लिए। सबसे पहले स्टेट रॉल्ड्स लॉ था, तो रॉल्ड्स लॉ को हमने स्टेट कर दिया, और उसके बाद क्वेश्चन था कि हाउ डज रॉल्ड्स लॉ बिकम अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो हमने उसको समझा, तो हम एक बार पढ़ते हैं। इन अ सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, ठीक है, हेनरीज लॉ की बात हो रही है, वन ऑफ द कंपोनेंट इज सो वोलेटाइल दैट इट एग्जिस्ट एज अ गैस। ठीक है, मतलब हेनरीज लॉ में भी दो कंपोनेंट है और रॉल्ड्स लॉ में भी दो कंपोनेंट है, पर अगर हम लोग रॉल्ड्स लॉ की बात करें तो दोनों लिक्विड है। हेनरीज लॉ में एक लिक्विड एक गैस है। तो हेनरीज लॉ, रॉल्ड्स लॉ का लिक्विड एक और हेनरीज लॉ का एक लिक्विड, वो तो कॉमन है, उसको अभी साइड रख देते हैं। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, हेनरीज लॉ का एक गैस है पर रॉल्ड्स लॉ में जो एक बचा वो भी लिक्विड है। तो सबसे पहले लिखा कि इन अ सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड वन ऑफ द कंपोनेंट इज सो वोलेटाइल, मतलब एक कंपोनेंट इतना वोलेटाइल होता है कि वो गैस बन जाता है। रॉल्ड्स लॉ में वो लिक्विड रहता है, पर हेनरीज लॉ में वही कंपोनेंट गैस बन जाता है। ठीक है, दैट इट एग्जिस्ट एज अ गैस एंड इट्स सॉल्युबिलिटी इज गिवन बाय हेनरीज लॉ, और उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है हेनरीज लॉ में क्या होती है, उस गैस की। ठीक है, P is equal to KH into X, मतलब partial pressure of the gas is equal to Henry's law constant of the gas times the mole fraction of the gas in solution phase। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। According to Rod's law, P is equal to P naught X। Rod's law दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने यहीं पर Rod's law डिफाइन किया था, तो डायरेक्ट लिख दिया। According to Rod's law, P is equal to P naught X, और ये भी 1 मार्क का है, क्योंकि 1 मार्क ये हो जाएगा तो 1 मार्क ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को कंपेयर करना है। Comparing equation 1 and equation 2, comparing 1 and 2 the partial pressure of volatile component किस में आता है, रॉल्ड्स लॉ में आता है, और गैस किस में आता है, हेनरीज लॉ में आता है। तो बताया गया दोनों में ही जो ये P है वो पार्शियल प्रेशर है। एक केस में वो क्या है, गैस है, और दूसरे केस में वोलेटाइल कंपोनेंट है, मतलब रॉल्ड्स लॉ। तो एक केस में वोलेटाइल कंपोनेंट है वो पार्शियल प्रेशर, मतलब पार्शियल प्रेशर का, वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर एक केस में वो रॉल्ड्स लॉ है, और पार्शियल प्रेशर किसका, गैस का, हेनरीज लॉ में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन तो दोनों के लिए है। ठीक है, चाहे वो आपका वोलेटाइल कंपोनेंट हो तो उसका मोल फ्रैक्शन, चाहे आपका गैस हो तो उसका मोल फ्रैक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। एक्स रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। ओनली द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट KH differs from P naught। एक केस में क्या है, KH है, दूसरे केस में क्या है, P naught है। ठीक है, therefore Rod's law become a special case of Henry's law in which KH becomes equal to P naught। तो अगर KH equal to P naught हो जाएगा, तो क्योंकि KH है तो KH तब आएगा जब गैस रहेगा। मतलब अगर KH P naught बन जाएगा, तो यहाँ पर जो गैस था वो अब लिक्विड कंपोनेंट बन जाएगा, क्योंकि लिक्विड कंपोनेंट के केस में हमारा P naught आता था, है ना, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कंपोनेंट। ठीक है, तो रॉल्ड्स लॉ ही है, मतलब हेनरीज लॉ ही रॉल्ड्स लॉ है। बस हेनरीज लॉ में जो KH है उसको आप इक्वल कर दीजिए P naught से। ठीक है, तो जो हेनरीज लॉ है वो
रॉल्स लॉ बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था, है ना, कि यहाँ पर हमारा पी नॉट था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यहाँ पर हमारा हेनरीज लॉ में Ks था, ठीक है। यहाँ पर जो कंपोनेंट 2 था वो भी लिक्विड था, यहाँ कंपोनेंट 2 ये भी लिक्विड था, ठीक है। और यहाँ पर जो P1 था वो हमारा लिक्विड था, पर यहाँ जो P1 है मतलब कंपोनेंट 1 के लिए पार्शियल प्रेशर वो सिर्फ गैस है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा थ्योरी, और थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको समझे हैं कि क्या हो रहा होगा, कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको समझिएगा। और फिर हम अगली वीडियो में एक सिमिलर क्वेश्चन ऐसा और आया है तो अगली वीडियो में उसको देखेंगे, और फिर हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।